नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 4 साल से अधर में लटकी राज्य सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम और चयन सूची मंगलवार देर रात को जारी कर दी गई। यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रातों रात जारी किए गए इन परिणामों से अभ्यर्थी भी हैरान रह गए। 571 पदों के लिए राज्य सेवा 2019 की परीक्षा घोषित हुई थी। इन पदों के मुकाबले सिर्फ 87% पदों के लिए परिणाम और चयन सूची घोषित की गई है। इस तरह पीएससी ने सिर्फ 472 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। घोषित नतीजों में 24 डिप्टी कलेक्टर हैं, 19 डीएसपी हैं और 17 कोषालय अधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अगर टॉप 10 की सूची आप देखेंगे तो इसमें 7 लड़कियों ने बाजी मारी है टॉप 10 में। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। और इसमें पहले नंबर पर प्रिया पाठक का नाम आता है, दूसरे नंबर पर शिवांगी बघेल का और तीसरे नंबर पर पूजा सोनी का नाम आता है। इसके बाद जाके राहुल कुमार पटेल, फिर लड़की का नंबर आ गया निधि मिश्रा, हरनीत कौर, फिर सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रितिका पाटीदार। यानी अगर जैसा कि मैंने कहा ना कि टॉप 10 की सूची में देखेंगे तो 7 लड़कियों ने टॉप किया है। और मध्य प्रदेश की बेटी, बिंद की बेटी प्रिया पाठक ने इस सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी देरी कर दी। 4 साल, यानी जो बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया 2019 में, उसका रिजल्ट 2023 के आखिरी में आया। यानी 4 वर्ष लग गए। और इस वक्त खुद हम सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ। इस वक्त प्रिया पाठक जुड़ी हुई हैं जिन्होंने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। हालांकि 4 वर्ष लग गए, इनमें इनकी देरी, इनकी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने तो 2019 में ही परीक्षा दे दिया था, लेकिन 4 साल हो गए आते आते। प्रिया जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको IBC 24 की तरफ से इस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्रिया जी, देखिए, जाहिर सी बात है आपके सामने ये सवाल बहुत आएगा, चूंकि आप लोगों के लिए आदर्श भी हैं। टॉप किया है आपने और लोग आपसे सीखना चाहते हैं और प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो ये सफलता कैसे हासिल की आपने, क्या क्या आपने किए, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। जो अभ्यर्थी देख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो भी तो आपसे सीखे। सर, जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसको देने का जो मेरा निर्णय है वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से सर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा की तरफ आगे बढ़ना है। और सर इसके साथ ही मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और हालांकि सर जो अभी रिजल्ट आया वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और इसमें काफी लंबा प्रोसेस हो गया। जैसे कि सर 12 जनवरी 2020 को प्रीलिम्स हुआ था और फाइनली जाके जो 2019 है का एग्जाम प्रोसेस है पूरा, वो कल खत्म हुआ है। तो सर ये बहुत लंबी थोड़ा जर्नी हो गई। और इस बीच में काफी ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने एग्जाम दिया है पर रिजल्ट आएगा या नहीं। थोड़ा उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटीज रहती हैं। तो पर मुझे सर ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ अपने लिए गोल सोच रखा है, अगर आपने अपने लिए सपना देख रखा है, तो आई थिंक ये जो छोटी मोटी रुकावटें हैं वो नहीं आती हैं। आप थोड़ा उनसे ऊपर उठकर सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप थोड़ा पेशेंट रहते हैं और ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं और थोड़ा जो होप है वो नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो और साथ में जो पेरेंट्स का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है मेरी पूरी इस जर्नी में सिविल सेवा परीक्षा की। तो सर मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। और कल फाइनली ये जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो अब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक खुशी है कि एक अच्छे रैंक के साथ वो जर्नी खत्म हुई है। जाहिर सी बात है, अच्छे क्या, सबसे अच्छा टॉप 1 है आपकी रैंक। तो आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी, तो आपने सब्जेक्ट कौन से रखा था? मैंने जो थोड़ा बहुत आपके बारे में रिसर्च किया है,
आप साइंस की विद्यार्थी रही, उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया, तो सब्जेक्ट कौन कौन से आपने रखे, घर पर ही पढ़ाई की? सर मैंने प्रिपरेशन इंदौर में रहकर की है, और जहाँ तक एमपीपीएससी प्रिपरेशन की बात है तो एमपीपीएससी के लिए सर सेल्फ ही मैंने पढ़ाई की है। लेकिन इसके साथ साथ में सर जो मॉक टेस्ट है वो मैं लगातार देती थी, प्रीलिम्स के, मेंस के, उसके बाद इंटरव्यूज के। तो वहां पे जरूर संस्थानों का सहारा आपको लेना पड़ता है, और तो उसमें इस तरह से मेरी सर प्रिपरेशन रही है। तो इंदौर में रहकर ही सर मैंने पढ़ाई की, फिर कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए। तो ये माने कि मोटा मोटी ये माना जाए कि आपने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह दिया है संस्थानों में, लेकिन कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, जो कि छात्र आपको सुन रहे हैं वो भी तो जाने। सर इनिशियली जब प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते। ये ज्यादा मैटर करता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको रिटेन हो रहा है। तो अगर 2-3 घंटे भी आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो वो भी मुझे लगता है बहुत है। पर अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने गोल को लेकर के, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर के, तो नंबर ऑफ आवर्स मुझे लगता है वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर पाएंगे कि 2-3 दिन के बाद आप 3 घंटे से 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद 5 घंटे, फिर उसके बाद आप 8 घंटे भी पढ़ेंगे। और जैसे ही एग्जाम डेट जो है अप्रोच होती है, वहां 10-12 घंटे तक भी खींच सकते हैं। तो सर मेरी ऐसी ही पढ़ाई हुई है कि शुरू में मैं ऐसे ही कुछ 4-5 घंटे, देन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो जैसे ही पेपर के 1-2 महीने पहले, तो उसमें 8 से 10 घंटा हो जाता है। आपने पूरा सिलेबस कितने महीनों में कंप्लीट किया जा सकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और आपने सब्जेक्ट क्या क्या रखे थे? सर जहां तक सब्जेक्ट्स की बात है तो सब्जेक्ट्स आई थिंक जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन सिलेबस है। प्रीलिम्स में जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सबको लगभग सेम ही पढ़नी है। मेंस में भी ऐसा ही है, सबके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अभी जो नए सिलेबस में सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी है, निबंध है, तो ये सब कॉमन है। सारे को सर लगभग सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं। और जहां तक सर आपके दूसरे क्वेश्चन की बात रही है, तो उसमें जो समय लगा है सर पूरा सिलेबस कवर करने में, तो सर निश्चित तौर पर एक समय जाता है, क्योंकि जब 2019 का प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग, तो उस समय पे उतना कंटेंट इंग्लिश मीडियम का होता नहीं था। तो उसमें जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी इंटरनेट का यूज करते हुए जो भी सर मुझे लगा, तो उसमें नोट्स मैंने खुद से बनाए, जो भी अवेलेबल थे मार्केट में उनका यूज किया, इंटरनेट से हेल्प ली, और भी कई जगह से सर्च करती रहती थी मैं कि जो भी सिलेबस है उसके अनुसार मैं कंटेंट अपना रखूं अपने पास। तो सर वैसे ही सर्च करके मुझे ऐसा लगता है सर कि 8 से 10 महीने की तैयारी एमपीपीएससी के लिए सिलेबस कवर करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल 5 से 6 घंटे का अगर डेली मार्जिन रखते हैं, तो 8-10 महीने में बिल्कुल आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ ठान लिया जाए मन में कि ये संकल्प पूरा ही करना है, तो 8 से 10 महीने में उसे कंप्लीट किया जा सकता है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, और जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर, इसका श्रेय किसका है, इसका श्रेय किसको जाता है, ये भी आपसे जानना चाहते हैं। सर जहाँ तक मेरी स्कूल एजुकेशन की बात है, तो मैंने जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सरस्वती शिशु मंदिर नागौद से ही पूरी की है। उसके बाद सर मेरा चयन नवोदय विद्यालय में हुआ था, तो 6 to 12 मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूल किया है। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद सर क्योंकि प्रिपरेशन में आ गई थी, उसी बीच में मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया पॉलिटिकल साइंस से। और तो सर ये मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो ये भी तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, यस सर, हाँ, यस सर, इसके पीछे श्रेय किसका रहा है? सर निश्चित तौर पर पेरेंट्स का एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो पूरा बैकबोन रहा है पेरेंट्स का सपोर्ट। उसके अलावा सर सारे टीचर जिन्होंने भी मुझे KG 1 से लेकर के अभी तक
एक मार्गदर्शन के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे जीवन में अपना योगदान प्रदान किया है। तो मुझे लगता है सर कि उन सारे टीचर्स का योगदान है। उसके अलावा सर फ्रेंड्स, अदर फैमिली मेंबर्स, वो उनका एक मोटिवेशन जो मुझे उनसे मिलता रहा है, तो मुझे लगता है सर इन सभी का योगदान है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई। और जाहिर सी बात है इस मुकाम पर आप पहुंची हैं। प्रिया जी, कल आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो एक होनहार छात्र को ये तो पता ही चल जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया अगर एग्जाम देकर आया, लेकिन आपने ये अंदाजा लगाया था कि आप टॉप पर रहेंगी, सर्वोच्च स्थान पर रहेंगी पेपर देने के बाद? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है आपको ये भी श्योर नहीं होता है कि आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे या नहीं। जहां तक सर रैंक 1 की बात है, तो बिल्कुल ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है कि रैंक 1 मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। बस हाँ, क्योंकि जो पिछली परीक्षा में मैं डीएसपी तक पहुंची थी, तो मुझे बस एक ये होप लेकर मैं जरूर चल रही थी कि उसमें बस 1 से 24 तक में मेरा कहीं नाम दिख जाए डीसी के लिए। लेकिन ये बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था कि पहला रैंक मुझे मिल जाएगा, और तो बहुत ब्लेस्ड भी फील हो रहा है कि रैंक 1 नहीं, यानी आपने सोचा था, चूंकि आपने ये कहा कि 1 से 24 तक में कहीं भी स्थान मिल जाए, तो 1 से 24 सोचा था, तो 1 मिल गया आपको। यस सर, 24 सर डीसी की पोस्ट थी, तो उसमें ऐसा था कि सर थोड़ा उम्मीद थी कि इस वाले अटेम्प्ट पे और अच्छा हो सकता है। तो बस यही सर उम्मीद कर रही थी कि बस दिख जाऊं 24 लोगों में एक कहीं पे। अच्छा, ये प्रिया जी, आप ही का ये संकल्प था कि हमें इस विभाग में जाना है, यहाँ पर पढ़ाई करनी है, कि आपके पिताजी ने इसके लिए प्रेरित किया, या किसी अध्यापक ने प्रेरित किया, या माँ ने प्रेरित किया? सर एक्चुअली 12th तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं था सिविल सेवा परीक्षा क्या होती है या सिविल सेवा क्या होती है, इसका कोई आइडिया नहीं था। पर हाँ, मेरे पापा से मैंने सुना था, उन्होंने मतलब मुझे बोला था एक बार कि आप ये करियर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, सिविल सेवा में आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको सोशल साइंसेज बहुत पसंद है तो आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में था। पर क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और उसमें ग्रेजुएशन मैंने साइंस से ही किया है, तो तब तक उस दौरान नहीं ऐसा लगा था कि मैं सिविल सेवा में जाऊंगी। लेकिन हाँ, जब कॉलेज के समय पे मैंने थोड़ा अपनी रीडिंग डाइवर्सिफाई की, कुछ और चीजें मैं पढ़ने लग गई, तो जो क्वेस्ट फॉर नॉलेज था मेरे अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि सिविल सेवा एक ऐसी फील्ड है जहाँ मुझे जाना चाहिए, जो मेरे लिए सूटेबल है और एक अच्छा स्कोप हो सकता है मेरे लिए। तो सर तब से फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देनी है। नहीं प्रिया जी, ये तो आप बताइए जरा कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो कैसे अच्छा हो सकता है? जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं भी एंकर हूँ, तो मैंने सोचा था कि भाई लोगों को खबरें बताकर लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा, मैंने भी ये सोचा था। तो आप सिविल सेवा में आई, टॉप रैंक पर आ गई हैं, तो आपकी सोच क्या थी, वही मैं जानना चाहता हूँ। सर जहाँ तक जो मैंने कहा कि ये अच्छा रहेगा एक मेरे लिए, तो सर इसके 2 मायने हैं। एक सर जो है कि जो वर्क प्रोफाइल है सिविल सेवा का, तो इसका जॉब नेचर ही ऐसा है कि आप लोगों के लिए, बेटरमेंट के लिए आप काम करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता था, जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं आसपास की चीजें, कि ये कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ किया जा सकता है इस एरिया में। तो एक वो बहुत एक मोटिवेशन की तरह भी मेरे साथ था प्रिपरेशन के दौरान। और सर दूसरा जो है पक्ष, वो एक सेल्फ ग्रोथ को लेकर के भी है कि बहुत सारे वाइड फील्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ग्रोथ के चांसेस रहेंगे और बहुत अच्छे से मैं सीख सकूंगी। तो एक जो लर्निंग टेंडेंसी भी है मेरे अंदर, तो मुझे ऐसा लगता था कि सर ये पर्सनल ग्रोथ और उसके साथ साथ मैं अगर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊं सोसाइटी को के लिए, तो एक सर इस तरह से ये जो थे कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं इस पूरी जर्नी में। प्रिया, यानी आपने 2 चीज बताई है, सेल्फ ग्रोथ आपने बताई है, जाहिर सी बात है इससे आपको सेल्फ ग्रोथ तो मिलेगी, और दूसरी बात आपने एक बहुत ही अहम बात बताई है, जो कि कई बार इतने बड़े पद को पा जाने के बाद लोग 5 या 10 साल में भूल जाते हैं। सोसाइटी के लिए कुछ अहम योगदान आप कर सके, ये बात बताइए। ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जितनी जनता है उन्हें बड़ी पसंद आएगी, तो उसके लिए आप अब चूंकि अब तो आपको करना ही है, तो कुछ लक्ष्य तो ये होगा ही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
जी सर, कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पे मैं अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उनमें से पहला है क्वालिटी एजुकेशन स्टेट में। उसके अलावा सर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तीसरा सर वुमेन हेल्थ को लेकर के। तो वुमेन हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस थोड़ा कम है रूरल, स्पेशली रूरल एरियाज में। एजुकेशन को लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे उतनी अवेयरनेस नहीं है, गर्ल चाइल्ड को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन क्षेत्रों में मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं। आपकी इस सोच के लिए सैल्यूट है प्रिया जी, आपकी इस सोच के लिए सैल्यूट है। आप जो ये सोच रही हैं आप इसको आगे तक ले जाइए, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज चूंकि मुझे बोला जा रहा है कि अब इंटरव्यू समाप्त कीजिए, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है, एमए आपने इससे किया है, तो पॉलिटिक्स में कौन बहुत प्रभावित करता है आपको, चाहे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हो या भारत की हो, तो कोई तो होगा जो आपको प्रभावित किया होगा। कोई दायरा नहीं है, आप बता सकती हैं। बिल्कुल सर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं अपने, मैं अगर अपने देश की बात करूं तो मुझे उनमें से जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रधानमंत्री स्तर तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किए हैं। तो उनमें से जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनका जो एक साहित्य को लेकर के इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा रीडिंग भी है मेरी थोड़ा हॉबी, तो मैं उनको लेकर के पढ़ती भी रहती हूँ कुछ कुछ। तो मुझे लगता है कि सर ये इनका जो काम है वो बहुत प्रभावकारी था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, और साहित्य को में उनका योगदान हो, भारत की राजनीति को आगे ले जाने में उनका योगदान हो, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मुझे उनके बारे में लगता है। बहुत शुक्रिया प्रिया जी, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जो आपकी सोच है वो दूसरे युवाओं की भी सोच होनी चाहिए, और इस सोच को प्रिया जी यहाँ कमिटमेंट कीजिएगा कि इस सोच को आप अपने सर्विस के अंतिम समय तक जारी रखिएगा, यही हम चाहते हैं, और सोसाइटी के लिए अपना बहुत योगदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक